हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका प्यार देखकर हमारे वीडियो के लिए हमने कई वीडियोस बनाए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जिसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला हमको। और हम ऐसा ही प्यार इस वीडियो के लिए भी चाहते हैं, जो कि आपकी डिमांड पर आया है कि किसी मित्र ने भेजा है कि मैडम पर्यावरण पर, इकोलॉजी पर वीडियो बनाइए। ऐसा ही वीडियो जो कि आपके लिए लाभकारी हो, मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं। और आइए देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। पहला पॉइंट है धारणीय विकास। विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। आगे देख लेते हैं। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। कहने का मतलब कि हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना आवश्यकता हो उतना ही यूज करें, बाकी बचाएं, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स, ये जो अध्यक्ष थे, ये जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है, अब ये नहीं हैं। इनकी जगह जो है इनकी जगह नए अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो फ्रेंड्स, इनकी जगह अध्यक्ष जो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की जगह जो है एक नए जो है न्यायमूर्ति जो है प्रकाश श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, और जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है अध्यक्ष हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे कौन से संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। जो सौर विकिरण होता है, वो जल चक्र को चालित करता है, जल चक्र को चलाता है और वाष्पीकरण करता है, जल का वाष्पीकरण करता है, यानी जल भाप के रूप में जो है बनकर निकल जाता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। बर्फ जो है जब वो पिघलता है तो द्रव बन जाता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। यानी NEERI कहाँ अवस्थित है? नागपुर में अवस्थित है, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में अवस्थित हैं, यानी स्थित हैं। NEERI यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से,
ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। आगे देखते हैं। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चूँकि तो वो जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। आगे देख लेते हैं। स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। फिर है प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। अब देखिए, पर्यावरण अपकर्षण किसको कहते हैं? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, वनों को काट रहे हैं, जिससे जो जानवरों के, जो पक्षियों के हैं, उनके सबके घर नष्ट हो जा रहे हैं, तो वो आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। जिसको जो है, जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं, मतलब पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। कभी कभी प्राकृतिक होता है, जैसे कोई मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक दिक्कत हो गई, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं वनों की। या फिर कहिए जैसे मानव जनित, मानव पेड़ पौधे जो है काटता जा रहा है, अपने घर बनाता जा रहा है, उससे जो जीव हैं उनके रहने की जगह नहीं मिल रही है, उनका निवास स्थान उनसे छिन जा रहे हैं। तो ये है पर्यावरण अपकर्षण, जो है जो दो प्रकार से हो सकता है, या तो प्राकृतिक होता है या तो मानव जनित होता है। आगे देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, तो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। अब WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम, अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, छाता अधिनियम किसे कहते हैं? तो छाता अधिनियम जो है किसको कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता अधिनियम कहते हैं। और ये कब भारत में आया था? 1986 में के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी से जाना जाता है। इकोमार्क, अब इकोमार्क क्या होता है? इकोमार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इकोमार्क एक प्रमाण पत्र के रूप में होता है जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जिसको कहते हैं, इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स जो है आइए इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। 1935 में A.G. टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। मतलब सबसे पहले जो है इकोसिस्टम जो है किसने प्रस्तावित किया था? 1935 में A.G. टांसले द्वारा किया गया था। अब इसमें देख लेते हैं क्या है।
पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। और कब किया था? 1917 में। कौन सा शब्द था? पारिस्थितिकी नीचे। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था, यानी पारिस्थितिकी नीचे को क्या कहा था? सूक्ष्म आवास कहा था। आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने जैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। वन, तालाब तथा झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। जैसे वन हो गया, तालाब हो गए, झील हो गए, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक पारितंत्र हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं। जबकि खेत जो है वो हम मानव बनाते हैं, कृत्रिम रूप से उसका निर्माण करते हैं, तो वो हो गया मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो स्थल में हो। दूसरा है जलीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो जल में हो या समुद्र में हो। अब देख लेते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, यानी 71% भाग पर जल है तो ज़्यादातर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र यानी पारिस्थितिकी जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी जो चीज़ ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा ही दिखेगी हर जगह। आगे देख लेते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में शामिल है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कह रहा है। इन्होंने बताया कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन, यानी वन का जो कटाव हो रहा है, जो वन हम लोगों ने काट कर अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उससे क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा वही मूल कारण है जो है पारिस्थितिक असंतुलन का। जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता, यानी वर्षा कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, बाढ़ आए अकाल आए, ये सब तो गौण कारण है, ये सब बाद के कारण है। लेकिन मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन, यानी वनों का कटाव। तो जो है ये मूल कारण हो गया पारिस्थितिकी असंतुलन का। आप आगे देखते हैं। समुद्रीय खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं भी उत्तरदायी होते हैं। ये मतलब हम लोगों को ऑक्सीजन अधिक जो है, वायुमंडल को ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। अब है, आइए हम खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला, चूँकि दो प्रकार के जो है स्थलीय और जलीय जो है पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो इसकी जो श्रृंखला है वो देख लेते हैं कैसी है। तो जो है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम, ये स्थलीय है, देख लेते हैं कैसे है। जैसे घास है, यहाँ पे उदाहरण जो दिया है उसके माध्यम से हम बताते हैं। ये है घास, ये उत्पादक, ये क्या होता है? उत्पादक होता है, ठीक है। फिर घास है, फिर टिड्डा है, फिर मेढक है, फिर सर्प है। तो घास जो है, अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है।
तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो घास क्या है? उत्पादक होता है, ठीक है। अब घास को अगर मान लीजिए किसी टिड्डे ने खा लिया तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। और टिड्डे को अगर किसी मेढक ने खाया तो मेढक क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और मेढक को अगर किसी सर्प ने खा लिया तो वो हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। अगर यहीं पर होता बाज, तो अगर सर्प को जो है बाज खा लेता तो क्या हो जाता? सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता। ये है खाद्य श्रृंखला का क्रम, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम। अब आगे देख लेते हैं। दूसरा एक है समुद्र से एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम। अब साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है देख लेते हैं। डायटम एक स्वपेशी जीव है। डायटम को जो है अगर क्रस्टेशियाई जो है शाकाहारी उपभोक्ता जो है ये खाएगा तो ये प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। फिर जो है अगर क्रस्टेशियाई को जो है हेरिंग खा लेगा तो वो जो है द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। अब डीडीटी का फुल नेम है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो है डाइफेनिल जो है डाइक्लोरोडाइफेनिल और ट्राइक्लोरोइथेन जो है ये जो है एक रासायनिक कीटनाशक है। और इसकी खोज जो है यानी डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज की थी पाल हरमैन मूलर ने। तो यहाँ पर देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे कम, उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डीडीटी को। डीडीटी का सांद्रण जो है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रथम स्तर पर सबसे कम, तो मान लीजिए जो हमने खेतों में डीडीटी डाला तो उससे जो अनाज पैदा हुआ, तो जैसे मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं को अगर चूहे ने खाया तो ये प्रथम स्तर पर सबसे पहले किसने खाया? चूहे ने खाया। मान लीजिए चूहे ने खाया तो चूहा जो प्राथमिक उपभोक्ता था उसने जब खा लिया तो उसमें कुछ परसेंट गया। फिर उसके बाद ये चूहे से अगर चूहे को सर्प ने खा लिया तो जब सर्प ने खाया तो इससे अधिक स्तर पर सांप में चला गया यानी सर्प में चला गया। फिर जब सर्प को बाज ने खा लिया तो जब सर्प को बाज ने खाया तो सबसे अधिक स्तर पर किसके पास चला गया? बाज के पास। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? बाज का होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, सबसे ज़्यादा मतलब नुकसानदायक जो है बाज को होगा। यही इनके कहने का मतलब है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आइए कुछ जो है इससे रिलेटेड जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे है धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है गरीबी कम करना। तो अब देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही है, गरीबी कम करना। तो अब इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है, नकारात्मक पहलू से है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन
का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो इससे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो ऑप्शन है 9, 11, 10, 12, यानी जो है तो इसका आंसर हो जाएगा 11। फ्रेंड्स ये जो है फैक्ट है, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी ये जो है मैं आपको इसकी व्याख्या बता देती हूँ। अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस या थॉमस कह सकते हैं ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था? ये 1986 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये 4 देशों के नाम दे दिए गए हैं। कहाँ किया गया था? तो जो है काहिरा में, रियो में, डरबन में या क्योटो में? तो ये किया गया था रियो में। इसको व्याख्यात्मक रूप से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया, जिसे Rio+20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन का। कैसे देख लेते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। यहाँ गैसों के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो गैस और मात्रा प्रतिशत में मात्रा है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नियॉन 0.002% और हीलियम जो है 0.0005%। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, EPA का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हम आपको सही ऑप्शन बता देते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये इसका सही रूप है, पूर्ण रूप है। यहाँ देख लेते हैं, EPE का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या है? जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण क्या है? जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए।
अब इसका सही आंसर है ए सही है पर आर गलत है। देखते हैं कैसे, व्याख्या में इसकी देख लेते हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है यानी ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। दातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं, अतः एवं अनंत काल तक चक्रण यानी अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है, अतः अभिकथन ए सही है जबकि आर गलत है। अब पारिस्थितिकी के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके किसके मध्य है? जीव और वातावरण के मध्य। देख लेते हैं कैसे, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। आगे देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है जैवमंडल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक एवं अजैविक यानी बायोटिक एवं अबायोटिक दो संघटक होते हैं। अन्य तीनों विकल्पों के पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स चौथा। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये कुछ अनुक्रम दिए गए हैं, जैसे महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव पहला वाला है, मैंग्रोव, फिर महासागर, घास स्थल, झील दूसरा है यानी बी वाला, फिर मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर तीसरा है, फिर महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। तो इसका तीसरा ऑप्शन सी यानी कि मैंग्रोव, घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या होगा? मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? नहीं जहाँ पे आ जाए वहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए दिखा रहा है, 4 ऑप्शन दिखा रहा है। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं कि सागरीय कैसे होगा। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उपभाग हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो भाई, लकड़ी काटना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी काटना मतलब एक तरीके से वनों को काटना, यानी वनों का उन्मूलन करना, वनों को हटाना, यानी वन को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा संतुलन बिगड़ता जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का। यहाँ देख लेते हैं बॉक्स में। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना एक प्रमुख कारण है। आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? आप पारिस्थितिकी संतुलन बनाए मदद नहीं करता, नहीं वाला शब्द जरूर देखा करिए फ्रेंड्स। जैसे वनों को काटना, वन रोपण करना, वर्षा जल प्रबंधन या जैवमंडल भंडार। वही क्वेश्चन है, पलट के दे दिया है खाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वनों को काटना। देख लेते हैं। वनों को काटना पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इसे असंतुलित कर देता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो शाकाहारी को पूछ रहा है, मांसाहारी को, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। शाकाहारी को कि मांसाहारी को कि सर्वाहारी को कि अपघटक को। तो वो आंसर क्या होगा? सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो इसको जो है देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। बिचौलिया का कार्य कौन करेगा? परजीवी करेंगे कि वियोजक करेंगे कि उत्पादक करेंगे कि उपभोक्ता करेंगे? तो क्या करेंगे? उत्पादक जो होते हैं वो बिचौलिया का कार्य करते हैं। देख लेते हैं इसको पूरा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। सबसे पहले तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो वो सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस ऐसा एक वृक्ष है जो कि ये मित्र नहीं है बल्कि शत्रु है पारिस्थितिकी का। देख लेते हैं इसका व्याख्यात्मक
रूप क्या है? यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पर्यावरण का शत्रु यानी पारिस्थितिकी का शत्रु किसे कहा जाता है, कौन से वृक्ष को? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों।